कल ये कौन कौन नहीं आए थे बताइए तो। 2 आदमी आप लोग नए हैं। आज पहली क्लास है आप लोग का। पहला क्लास है। कहाँ कहाँ। कल वाला बताए थे ठीक है ना। कल जो उसके बाद आगे होगा। कल कल का पूछते हैं ठीक है ना। शांत रहिए। बताइए कि जौना खां किसका नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां का नाम किसका रखा था। कौन रखा था। गयासुद्दीन तुगलक रखा था ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कल ही बता दिए थे कल जो आए होंगे वो पढ़े होंगे। बोलिए। वो आगे मिलेगा मुगल वंश में। नहीं जब पूरा पढ़ लीजिएगा ना तो कोई भी सेट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जितना पूछे थे घोड़ा दागने की व्यवस्था वो सब मिल ही रहा। जैसे जैसे वो सब एक भी नहीं छोड़ेंगे सब मिलेगा आगे। तुगलक वंश के संस्थापक बताए थे गयासुद्दीन तुगलक। बचपन का से क्या था गाजी मलिक। संस्थापक। नहर निर्माण का कार्य शुरू किया था ठीक है ना। नहर निर्माण का कार्य पूछे कि शुरू किसने किया था। गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का जाल किसने बिछाया था। फिरोज शाह तुगलक FST। देखिए जबकि नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने फैलाया। जौना खान के नेतृत्व में पहला तेलंगाना अभियान और तेलंगाना को जीतकर नाम रखा सुल्तानपुर। जौना खान का नाम क्या चेंज गया मोहम्मद बिन तुगलक रखा गया। कौन रखा। गयासुद्दीन तुगलक। कल बता दिए थे। देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने खुद स्वयं बंगाल अभियान किया क्योंकि उसको सूचना मिला था कि बंगाल में बहुत सारा धन दौलत है तो वहाँ बंगाल अभियान किया। तो वहाँ पे धन नहीं मिला। तो वो जब वहां से लौट रहा था तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। इसके चलते उसने सोचा कि मेरे पहले अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के जो भूमि दान में दिया गया था उसको वापस लेने के लिए निजामुद्दीन औलिया से हिसाब मांगे थे तो नहीं दिया था। तो वहीं सूचना भेजवाई निजामुद्दीन औलिया के पास कि मेरे दिल्ली लौटने तक जितना भूमि है उस सब का हिसाब करके रखिए। तो उसने क्या बोला कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है इसको याद रखिएगा। तब जब जा रहा था दिल्ली तो यूपी के अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक लकड़ी का महल बनाया था वहां पे उस ठहरने के लिए। फिर राजा उस समय चलते थे तो पूरा अपने घोड़े पूरा सैनिक के साथ दल बल के साथ वहां पे वो लकड़ी का महल गिरने से उसके मृत्यु हो गया। कल नहीं आए थे। परसों भी हुआ था। देखिए इसके बाद ये सब बता दिए पहुंचने तक दान में ये सब बता दिए ठीक है ना। यूपी के अफगानपुर में ये सब भी बता दिए हैं। देखिए इसके बाद अगला शासक बना जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गया लकड़ी का महल गिरने से यूपी के अफगानपुर में तो अगला शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक। इसका पहले का नाम क्या था। जौना खान। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। गणित का खगोल शास्त्र का ज्योतिष का ये सब का ज्ञाता था। 22 भाषाओं का जानकार था समझिए। उसके बाद यह होली का त्योहार मनाता था अपने दरबार में। इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा है बता ही दिए। इसके शासन काल में विकास तथा बिखराव दोनों तेजी से हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ इसके शासनकाल के दौरान ना ही बिखराव भी हुआ। कल हल्का समझा था। परसों ही बताए थे हाँ कल भी बताए थे अभी। मैंने 5-10 मिनट समझा देना इसको फिर से। देखिए इसकी 5 क्या गलती थी बड़ी गलती
तांबे का सांकेतिक मुद्रा चलाया जिसका बहुत दुरुपयोग हुआ, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के दौलताबाद को बनाया, जो असफल रहा, ये सब बता दिए थे, इसको हटा ही देते हैं। कल सैयद वंश तक पढ़ाए थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया तो उसको वहां का दिल्ली का सूबेदार किसको नियुक्त किया? खिज्र खां को वहां का सूबेदार। सूबा मतलब होता है प्रांत या कस्बा या स्टेट, मतलब उसको सूबा बोलते हैं। जब उसके नीचे क्या बोलते हैं? तालुका बोलते हैं, तालुकादार सुने होंगे। तालुका, सूबा, ये सब पहले प्रचलन में था इसे नाम, आजकल ये सब उतना। तो ये सूबेदार नियुक्त किया था किसको? खिज्र खां को। इस सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। कौन? खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको डर लगता था किससे? तैमूर लंग से, कहीं सुल्तान बनेंगे कहीं आके हमको ही मार देगा, तो इसलिए सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं किया। तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया। पहली सुल्तान की उपाधि धारण कौन किया? मुबारक था। सैयद वंश में सुल्तान की उपाधि धारण प्रथम बार कौन किया? मुबारक था। इसका कुछ खास नहीं पढ़ना, बस सुल्तान की उपाधि धारण किया, बस यही। इसके बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। सैयद वंश कुछ खास नहीं है, बस सिंपल है। इसमें पूछेगा तो बस एक ही दो को पूछेगा क्योंकि। हाँ, और उसके बाद मकबरा। इसके शासनकाल में मकबरा का मतलब निर्माण थोड़ा सा हुआ था। पहली इतना नहीं पूछेगा वो सब, बस बेसिक पूछता है, संस्थापक ही पूछेगा इसका। देखिए उसके बाद अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में इसकी हत्या करके और लोदी वंश की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के शासन काल को मकबरा निर्माण का काल कहते हैं। भारत में सबसे पहला बड़ा मकबरा कौन सा है? कुबतुल इस्लाम मस्जिद वो था। किसने? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। असूद इस्लामिक पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा कौन सा? कहाँ है? सुल्तानगढ़ ही में है, ये बताए थे। ये मकबरा निर्माण का काल इसको बोलते हैं क्योंकि देखिए ना पहला मकबरा बनाया था, ना शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर बना मकबरा बनाया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन मतलब बस देखिए जब कोई कुछ खास नहीं करता है ना, कुछ बड़ा काम नहीं करता है, तो जो भी थोड़ा सा करता है उसी का नाम लिया जाएगा। इसके काल में बस थोड़ा सा ही बस मकबरे का काम हुआ, उसी को हम डेकोरेटिंग मतलब फिर से पुनरुद्धार करा, बस पुनर्निर्माण बस यही करा। इसके बाद में इसको सैयद वंश तो कुछ खास नहीं, बस मकबरे निर्माण का काल इसको बोलते हैं बस। पहली बार मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है ना। परंतु शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर मकबरे का निर्माण बलबन ने करवाया था, ठीक है। मस्जिद में आया था, मकबरा पूछ रहा ना। मेहराब ओहराब वो सब बताए थे, मेहराब कौन लाया था? मेहराब मतलब समझ रहे मेहराब क्या होता है? मान लीजिए कि इसे देखते होंगे मस्जिद में तो ऐसे नहीं होता है, इसी को मेहराब बोलते हैं। और जो हिंदू धर्म है वो वैसे होता है चौकोन, ठीक है ना। ये वेस्टर्न कल्चर है। मतलब जितने मुस्लिम लोगों का जो भी देखते होंगे आप, जैसे मंदिर सॉरी मस्जिद इस टाइप का होता है, खिड़की हो गया, अच्छा देखिए मुस्लिम लोगों का घर भी होता है तो इसी टाइप का रहता है, टाइप का होता है ना। इसको मेहराब इसी को बोलते हैं। वो बनवाया था कुबतुल इस्लाम मस्जिद था। अगला वंश कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसके संस्थापन कौन स्थापना किया? बहलोल लोदी। लोदी वंश 1451 से लेके 1526 तक बहलोल लोदी संस्थापक है। बहलोल लोदी सिक्का चलाया था, जिसको सिक्का का नाम रखा बहलोली सिक्का। ठीक है, तांबे का जीतल और तांबे का जीतल और चांदी का टाका किसने चलाया था? इल्तुतमिश। नहीं, बहलोल लोदी इसका नाम था। तो बहलोली सिक्का चलाया था, जो सिक्का मतलब अकबर के का शासनकाल तक चला था, प्रचलन में था बहलोली सिक्का ना। हाँ, अकबर के समय तक ये चलन में था उस समय। तो बहलोली सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोदी। अकबर के समय तक प्रचलन में था। जौनपुर पर आक्रमण किया इसने, किसने? बहलोल लोदी जौनपुर पर आक्रमण किया, क्योंकि जौना खान इसका चाचा के बड़े लड़का था, चाचा का बेटा था। दिखवाए थे ना कि जैसे देखिए, नहीं इसका नहीं, कि जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या बोलते हैं, तो इस रिलेटेड नहीं, वो दूसरा टॉपिक है।
उस दूसरा टॉपिक है वो फिरोज शाह तुगलक 300 शहर बसाया था उसमें, जैसे जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद, फैजाबाद, तो वही जौनपुर है, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक था उसको ध्यान में, ठीक है। जौनपुर पर आक्रमण किसने किया? बहलोल लोधी। यह अपने दरबारियों के सम्मान के लिए उनके बैठने के बाद ही बैठता था। मान लीजिए कोई भी राजा है कहीं जाता है तो अपने दरबार में कोई भी शासक है तो पहले बैठता है, उसके बाद जनता बैठती है। लेकिन ये नहीं, पहले दरबार के जो भी जनता थे वो सब बैठते थे, उसके बाद ही बैठता था, मतलब उसको सम्मान इज्जत देता था, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत कौन सा शासक अपने दरबारियों को सम्मान इज्जत देता था? बहलोल लोधी। उसको बैठने के, दरबारी को बैठने के बाद ही अपने सिंहासन पर बैठता था, इतना याद रखिएगा। अगला शासक बना सिकंदर लोधी। लोधी वंश का सबसे योग्य शासक यही था, ठीक है ना। कौन? सिकंदर लोधी, सबसे योग्य शासक। इसने गुलरुखी नामक पत्रिका लिखा। गुलरुखी नामक पत्रिका किसने लिखा पूछेगा तो सिकंदर लोधी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया, ठीक है, याद याद रखेगा। पूछे कि फिरोजाबाद, फैजाबाद, ये सब शहर की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी। और तुगलकाबाद की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक। यही तो कंफ्यूजन है आप लोगों को, ना आगे लिखवाएंगे इसको। देखिए 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास। तो बता देखिए, खाद्य पदार्थ से इसने टैक्स हटाया। किसने? जितना भी खाद्य पदार्थ था, चावल, अनाज, जो भी खाने वाला सामान था, वो सब जितना भी खाने पीने का सामान है उस पर से टैक्स हटा दिया। किसने? सिकंदर लोधी, याद रखिएगा। तजिया निकालने तथा महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। तजिया निकाला था तो उस तजिया निकालने और महिलाओं को मजार पे, मजार यानी कोई मरता है तो, हाँ, यानी महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया, याद रखिएगा। देखिए जो भी प्रतिबंध लगता है ना, जैसे ज्यादातर महिलाओं के लिए ही जो नियम कानून ज्यादा लगता है कि महिला ये नहीं करेगी, मतलब महिलाओं के लिए। केरल में एक मंदिर है, केरल का सबरीमाला मंदिर, वहां पर महिलाओं को एंट्री बैन है, महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता है, जानते थे? सुनिए ना, उसको ध्यान नहीं है। तो देखिए जितना ही, सुनिए, जितना भी नियम कानून ज्यादा लगता है महिलाओं पर लगता है। केरल का एक सबरीमाला मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को एंट्री नहीं मिलता है, महिलाओं वहां पर नहीं जाती हैं, इसका याद रखिएगा। तो महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और तजिया निकालने में प्रतिबंध लगा दिया सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक बना, इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक था। 1518 ईस्वी के खतौली के युद्ध में राणा संगा को पराजित कर दिया, राणा संगा ने इसको पराजित कर दिया। पूछे खतौली के युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। किसने युद्ध जीता? राणा सांगा ने युद्ध जीता। बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच? बताइए कि इल्तुतमिश और यालदोज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ट्रायन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ट्रायन का प्रथम युद्ध किसके बीच? और ट्रायन का द्वितीय युद्ध? पहले बार रिवाइज के अब बताइए कि चंदवार के युद्ध किसके बीच? युद्ध कौन जीता? हाँ, ठीक है, चलिए। इब्राहिम लोधी ने इब्राहिम लोधी के संबंधी, इसके संबंधी थे, एक चाचा थे, एक और कोई थे, मतलब आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, दो इसके संबंधी रिलेटिव ही थे। इसने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, यही लोग मिलकर आमंत्रित किए थे। 15 राणा सांगा नहीं, मारा नहीं। राजस्थान का, उस समय राजस्थान एरिया का शासक था राणा सांगा। जरूरी थोड़ा कि सबको मान लें कि पानीपत अथी तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, पृथ्वी चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी हार गया तो पृथ्वी चौहान, वही ना बात है, इसीलिए अपने दुश्मन को मतलब, हाँ, वो छोड़ दिया अपने अथी जन दया के भाव से, लेकिन उसका फायदा उठा लिया फिर, वही ना। हाँ तो वो बहुत बार तो मतलब, देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में जब हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, तब जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो उसको बंदी बना के मोहम्मद गौरी लेके चला गया। उसके बाद पहले आंख फोड़ा था, उसके बाद उसको कारागाह में रखा था, तो बहुत सारा कहानी है, उसके बाद मारा। हाँ एपिसोड है उसका। देखिए उसके बाद देखिए, जब ये लोग अपने, इसके संबंधी कौन, दौलत खान लोधी और
आलम खान लोधी बाबर को आमंत्रित किए कि आइए इब्राहिम लोधी को मारिए और यहाँ से चले जाइए, उसके बाद हम लोग को दे दीजिए। तो उतना हाँ, तो देखिए ध्यान से, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी और भारत में मुगल वंश की स्थापना की नींव डाली, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबर आया, उसके बाद किसको, इब्राहिम लोधी को मारा। देखिए इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का मात्र एक ही वही शासक है इब्राहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में मारा गया था, समझ रहे ना, मैंने युद्ध करते, बाकी सब था उसके अपना ही रिलेटिव कोई मार दिया था या अगला उसका गुलाम मार दिया था इसे। हाँ देखिए इधर, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया, ठीक है ना। पूछ रहे थे क्वेश्चन इसके बाद तुगलकाबाद किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक। जौनपुर शहर किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा काम किया था हर क्षेत्र में। फिरोज शाह तुगलक जब देखा कि उसके उसके चचेरा भाई, यही हम समझाए थे उस समय, फिरोज शाह तुगलक जब देखा कि मेरे जब चचेरा भाई बड़े भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो वो क्या किए थे, राजधानी दौलताबाद ले गए थे, तो बहुत धूप लग रहा था, बहुत गर्मी था, तो फिरोज शाह तुगलक 1200 बगीचा भी बनवाए थे, ये आप लोग को नहीं लिखवाए हम, जान लीजिए। तो वहीं जब देखे थे कि मेरे भैया मतलब जो चचेरा चाचा का लड़का वो मोहम्मद बिन तुगलक जब राजधानी चेंज किए थे तो बहुत धूप था, बहुत गर्मी था, तो फिरोज शाह तुगलक किसानों के लिए नहरों का जाल भी बिछवाए थे, बहुत सारा नहर बनवाए थे, 1200 बगीचा बनवाए थे। उनके दरबार में सर्वाधिक दास रहते थे, कितना, 1,80,000। तब हर क्षेत्र में काम किए थे, जैसे मुगल बादशाह अकबर ने काम किया वैसे दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने काम किया था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा था, फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत काल में फारसी भाषा का प्रचलन था, मतलब गुप्त काल में कौन सी भाषा लिखवाए थे, गुप्त काल की भाषा संस्कृत लिखवाए नहीं थे। जैसे ही बताए कि जैन धर्म के समय भाषा कौन सी थी, प्राकृत, बौद्ध धर्म में पाली। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का उतना मतलब ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको भाषा का नहीं कह सकते हैं कौन सा लैंग्वेज। लेकिन इस समय कौन सी, दिल्ली सल्तनत में मेनली फारसी भाषा, याद रखिएगा। सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, ठीक है ना। ये लगभग 7 राजाओं के दरबार में रहते थे, मतलब रहे थे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक, सभी के दरबार में रहे थे। ये मतलब दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े कवि हैं, जिनकी रचना है इनके लिखे, देखिए तारीख ए दिल्ली, एक पुस्तक लिखे हैं तारीख ए दिल्ली। ठीक है, तारीख ए दिल्ली के लेखक कौन है, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। इन्हें तोता ए हिंद कहते हैं, ये पहले ही हम लिखवा दिए थे, हाँ उपनाम में लिखवाया है। तोता ए हिंद किसे कहा गया है, अमीर खुसरो को। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इनके गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया, वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया वहीं। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। सल्तनत काल में मात्र एक ही सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ही अपनी आत्मकथा लिखी। जितना भी शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का, जितना भी सब पांचों वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, पांचों वंश में मात्र एक ही शासक है, कौन सा, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, अपनी पुस्तक लिखी है। तो क्या नाम है, फतुहात ए फिरोज शाही। पूछिएगा फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की। हाँ प्लीज इसको लिखिए तो, नहीं लिखिए, टाइम है, अभी लिखिए, उसके बाद चेक करते हैं कि पहले का जितना फोटो खींचा है वो लिखा है कि, हाँ यहीं से